सूरज की पहली किरण गांव के छोटे से घर की झोपड़ी पर पड़ती थी। उस घर में माँ सुमित्रा और उसकी बेटी राधिका रहती थी। राधिका की माँ के अलावा और कोई नहीं था, मगर अपनी मेहनत और हिम्मत से दोनों ने जीवन जीना सीखा था। राधिका गांव में सब्जी का ठेला लगाती थी, उसी से वो अपना गुजारा करती थी। उन्हें हर दिन नए संघर्षों का सामना करना पड़ता था। माँ, आज खेत से थोड़ा और अनाज ले आऊंगी, शायद कुछ बचत हो जाए। अपना ध्यान रखना बेटी, रास्ते में कोई परेशानी ना हो। भगवान की कृपा से ही हम बचे हैं। माँ, चिंता मत करो, मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद संभाल लूंगी। बस आप जल्दी ठीक हो जाओ। राधिका अपने घर से निकल पड़ती है। गांव का रास्ता सुनसान था। रास्ते में उसे गांव का जमींदार मिलता है। अरे इतनी छोटी लड़की अकेली खेत की ओर, तुमको डर नहीं लगता? अगर कोई खास काम है तो मुझसे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। नहीं ठाकुर साहब, मैं ठीक हूँ, अपने काम से मतलब रखती हूँ। मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। काम अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर और भी दिखता है। अच्छा, देख लूं तुम्हारे घर का हाल। घर आपका नहीं है और ना ही आपको उसके हालात से मतलब होना चाहिए। राधिका वहाँ से चली जाती है। जमींदार को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। ये लड़की चाहे कितना भी कोशिश करे, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन अचानक राधिका के माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे जकड़ लिया। राधिका के दिल में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ, आपको कैसा लग रहा? मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। पैसे कहाँ से लाएंगी बेटी? हम पर पहले से ही जमींदार का उधार है। हम बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है ये मेरा आखिरी समय है। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, हम जरूर आपको ठीक करेंगे। जिंदगी की कठोर हकीकत राधिका के सामने थी। इलाज के बिना कमजोर होती जा रही थी। राधिका जमींदार के पास मदद के लिए जाती है। जमींदार राधिका को अपने घर देखकर एकदम चौंक जाता है। क्या हुआ राधिका, आज तुम हमारे घर कैसे? ठाकुर साहब, मुझे आपसे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। अभी तुमने मेरा पुराना ही कर्जा नहीं चुकाया है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के इलाज के लिए लिया था। अब मैं तुमको नया कर्ज नहीं दे सकता। जमींदार उसको पैसे देने से मना कर देता है। तभी राधिका कहती है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर उनका जल्दी उपचार नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार तू आज जाके मेरे हाथों में लगी है। इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। अब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं पैसे तो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे ऊपर पहले से ही इतना कर्ज है और अब तुम्हारे माँ की भी तबीयत खराब है। ऊपर से तुम भी अब जवान हो गई हो। मैं कुछ समझी नहीं, आपका क्या मतलब है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च मैं दूंगा। राधिका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। आप मेरे बाप की उम्र के हो, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती? राधिका वहाँ से रोते हुए घर वापस चली आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इतनी देर से कहाँ गई थी बेटी? कहीं नहीं गई थी, बस ऐसे ही। राधिका अपनी माँ का पूरी रात अच्छे से देखभाल करती रही। सुबह एक साधु बाबा उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं। राधिका बाहर ही बैठी हुई थी। तभी साधु उसे देखकर कहते हैं, बेटी, मैं बहुत देर से लगातार चल रहा हूँ, मेरा गला सूख रहा है। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ स्वामी, अवश्य मिलेगा, मैं अभी लेकर आई। राधिका घर के अंदर से गिलास में पानी लेकर आती है और उन्हें दे देती है। साधु बाबा धीरे धीरे पानी पीते हैं, फिर गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखते हैं। बेटी, तेरे हाथों से मिला ये जल मेरे लिए अमृत समान है। तू बहुत भाग्यवान है।
भाग्यवान स्वामी, मेरे भाग्य में क्या रखा है? माँ बीमार है, घर में अन्न नहीं, परिवार कर्ज तले दबा है। अगर भाग्य होता तो ये सब क्यों होता? बेटी, याद रख, तकदीर हमेशा कठिन रास्तों से होकर ही निखरती है। तेरे जीवन में अग्नि परीक्षा आएगी। लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुझे खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरी नीयत और तेरी इज्जत ही तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। राधिका की आंखों में आंसू छलक आए। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जिसे तूने खोया है वो लौटेगा नहीं, पर जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं पाएगा। धैर्य रख बेटी, समय बदलने ही वाला है। इतना कहकर साधु बाबा धीरे धीरे गांव की गली में ओझल हो गए। राधिका स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी माँ की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। माँ, आप अब जल्दी ठीक हो जाओगी। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बचाऊंगी। राधिका फिर से जमींदार के पास जाती है। वहां पहुंचकर वह चुपचाप खड़ी हो जाती है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, लेकिन फिर भी मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए। मैंने जो कहा था, क्या वो तुम्हें मंजूर है? मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, पहले तुम अपनी माँ का इलाज कराओ। जमींदार राधिका को कुछ पैसे दे देता है। राधिका उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराती है। डॉक्टर उनको सारी दवाएं समय पर देने को कहते हैं। कुछ समय बाद उसकी माँ की तबीयत में सुधार आया। माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? अब पहले से काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटी तू मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाई? माँ, आप फिर चिंता करने लगी हो। अभी तो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हो। राधिका अपनी माँ की बात को टाल देती है। एक दिन वह जमींदार के पास जाती है। वह जमींदार से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसका नौकर बोल पड़ता है, मालिक, आपके मित्र जटमल आपसे मिलने आए हैं। अरे, इस गधे को भी अभी ही आना था। उसको बाहर ही रोक कर रखो। अगर उसने राधिका को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तब तक जटमल अंदर आ जाता है। वह राधिका को देखकर अचंभे में पड़ जाता है। रामू, राधिका को दूसरे कक्ष में ले जाओ। फिर राधिका और रामू दूसरे कक्ष में चले जाते हैं। ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अरे, वो गांव की लड़की है। वो यहाँ काम के लिए आई है। अगर ये लड़की मिल जाए तो इसका बहुत ही अच्छा खासा धन मिलेगा। ये क्या बक रहे हो जटमल? ये मेरे गांव की लड़की है। हम अपने गांव की इज्जत किसी को नहीं दे सकते। देख, ये लड़की बाकी लड़कियों से कई गुना ज्यादा सुंदर है। कल हमारे पास एक बहुत ही बड़ा व्यापारी आने वाला है। जितना मिलेगा उसका आधा हिस्सा तेरा होगा। जमींदार का मन लालच से भर उठता है। तू बाद में कहीं मुकर गया। तू मुझ पे विश्वास रख। तू आज रात ही इसको यहाँ से निकलवा देना, बाकी मैं देख लूंगा। अगली सुबह जब राधिका की आंखें खुलती हैं, तो वह अपने आप को एक नई जगह पर पाती है। ये मैं कहाँ पर हूँ? जमींदार का तो घर लग नहीं रहा है। तभी वहाँ एक और लड़की थी। वह उसको सारी बात बताती है। क्या तुम जानती हो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? नहीं, ये कौन सी जगह है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बहन, ये एक व्यापारी है और हमें यहाँ सौदे के लिए लाया गया है। आज शाम को एक बहुत ही बड़ा व्यापारी आने वाला। यहाँ से ले जाने के बाद वो हमारा क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। राधिका ये सुनकर एकदम चौंक जाती है। आंखों में आंसू थे, दिल धक धक कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। हे भगवान, मेरा तो अंत निकट है, लेकिन माँ, मेरी माँ मेरे बिना कैसे जिएंगी? कौन उनका सहारा होगा? मैं तो उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। शाम हो चुकी थी। जटमल और उसके आदमी व्यापारी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद व्यापारी और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। सेठ जी, आप आ गए। आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। माल तैयार है या अभी इंतजार करना पड़ेगा? सब तैयार है साहब। पहले आप अंदर चलिए, देखते ही सौदा पक्का हो जाएगा।
व्यापारी भारी कदमों से अंदर जाता है। जटमल राधिका को दिखाता है। साहब आप तब अच्छे से देखभाल कर लो, हम तब बाहर इंतजार करते हैं। व्यापारी उसको नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखने लगता है। उसकी आंखों में डर, चिंता और मासूमियत सब एक साथ दिख रहा थे। ये लड़की बाकियों से अलग है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो तुम वही हो जो हमें खरीदने आए हो। मेरा नाम और कहानी जानकर क्या करोगे, जब तुम्हें मुझे सौदे के लिए ले ही जाना है। व्यापारी उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी झलकती है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो सौदा नहीं, इंसानियत मांग रही है। मुझे अपनी कहानी सुनाओ। उसने सारी बात बताई कि कैसे वो यहाँ तक आई। अब मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। अगर मैं यहाँ से गई तो वो बिल्कुल टूट जाएंगी। वो अकेली कैसे जी पाएंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह बिकाऊ चीज बन जाऊंगी। व्यापारी का चेहरा गंभीर हो उठता है। उसकी आंखों में क्रोध और संवेदना दोनों दिखते हैं। इस मासूम की कहानी सुनकर मेरा खून खौल उठा है। अब इन दरिंदों का खेल यहीं खत्म होगा। देखो, अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर जटमल बेचैनी से टहल रहा था, मानो सौदे की रकम गिनने के लिए बेताब हो। सेठ जी, कैसी लगी माल? बताइए, सौदा पक्का हुआ ना? हाँ, माल तो बेशकीमती है, लेकिन इसका दाम चुकाना सबके बस की बात नहीं। जटमल ये सुनकर हंस पड़ता है। देखा, मैंने कहा था ना सेठ जी, ऐसी सुंदर लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब जल्दी सौदा तय कर दीजिए। तभी व्यापारी कहता है, सौदा नहीं होगा जटमल, इंसानियत बिकाऊ नहीं होती। सैनिकों, जटमल और इसके साथियों को बंदी बना लो। ये कहते ही व्यापारी का भेष टूटता है और असली चेहरा सामने आता है। वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि राजकुमार आर्यवीर था। आप यहाँ? जटमल के हाथ कांपने लगते हैं। महाराज, रहम कर दीजिए, मैं सब मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे कुछ दिनों पहले ही खबर मिली थी, राज्य के पहाड़ी इलाके के गांव में ऐसा निर्लज्ज काम हो रहा है। ये गलती नहीं, पाप है, और पाप का फल सिर्फ सजा होता है। फिर वो जटमल को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है और राधिका को अपने साथ महल ले आता है। महाराज, आपने मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी दोनों बचा ली। अगर आप समय पर न आते तो। नहीं राधिका, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल टूट गया है। राजकुमार राधिका की आंखों में देखता है, उसकी सच्चाई और मासूमियत से प्रभावित होकर। राधिका, तुम जैसी साहसी और सच्ची लड़की ही इस राज्य की रानी बनने योग्य है। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? महाराज, मैं तो एक साधारण की लड़की हूँ। मैं आपके योग्य कैसे हो सकती हूँ? राधिका, राज सिंहासन की शोभा सोने हीरे से नहीं बल्कि एक सच्चे दिल से बढ़ती है, और तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है। राधिका भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर राधिका और राजकुमार आर्यवीर की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद राधिका अपने माँ के पास जाती है। माँ घर के बाहर अकेले रोते हुए बैठी थी। माँ, अब मैं आ गई हूँ। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? तेरे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। माँ, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप हमारे साथ महल चलिए। राधिका की माँ भी उनके साथ जाकर रहने लगी।